ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के बारे में और पूरे मार्केट के सिनेरियो पर चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ संदीप, थैंक यू वेरी मच। सर, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में और इनफैक्ट पूरे ऑटो सेक्टर में बहुत हम देख रहे हैं कि मजबूत मांग देखने को मिल रही है, उसका ट्रेंड काफ़ी मजबूत है। फेस्टिव डिमांड और चिप सप्लाई के जो इश्यूज हैं वो तो रिसॉल्व होने से फ़ायदा मिल ही रहा है, पर ऑटो कंपनियों से ज़्यादा ऑटो कंपोनेंट यानी ऑटो एंसिलरी कंपनियों को इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, खासकर ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को जो पेट्रोल डीजल वाहनों के साथ साथ ईवी सेगमेंट के लिए भी पार्ट्स बनाती हैं। आपकी क्या राय है सर इस पूरे मामले पर? देखिए संदीप, पहली बात तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज एक शीट मेटल बॉडी कंपोनेंट प्लेयर है जो पुणे बेस्ड है और जो ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इनका जो कस्टमर बेस है संदीप वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये करीबन 65-70% टाटा मोटर्स को सप्लाई करते हैं। उनका दूसरा बड़ा कस्टमर अशोक लेलैंड है, फिर महिंद्रा है और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स में टाटा हिटाची है, कमिंस है। तो इनका बिजनेस जो है वो काफी वेल पोजीशनड है। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में हम देख रहे हैं कि 25-30% का ग्रोथ दिख रहा है। पैसेंजर कार्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो प्रोडक्ट बेस है वो करीबन 3000 कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं और उसमें से करीबन 1000 कंपोनेंट्स तो टाटा मोटर्स के सारे कमर्शियल व्हीकल की गाड़ियों में जाता है, पैसेंजर कार्स में जाता है। तो इनके पूरे प्रोडक्ट रेंज के लिए टाटा मोटर्स के लिए ये एक्सक्लूसिव वेंडर है। नंबर्स काफी अच्छे हैं। कंपनी ने अच्छा टर्न अराउंड FY22 में किया है। जैसे नंबर्स आपने भी देखे होंगे कि पिछला साल इनके लिए बहुत अच्छा था, इन्होंने अच्छी तरह से टर्न अराउंड किया है और ये सिलसिला हमने पहले क्वार्टर की तिमाही में भी देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार की ग्रोथ बढ़ेगी तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा और इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्जिन्स में और इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा इस कंपनी को फायदा होगा। ओके, तो जिस तरह से मांग बढ़ रही है खासतौर पे पैसेंजर व्हीकल और ईवी सेगमेंट में, उससे ऑटोलाइन इंडस्ट्री जैसी जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सब वैसे तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज कई साल से घाटे में थी और वित्त वर्ष 2022 में हमने देखा है कि एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखा है। क्या ये ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है और आउटलुक कैसा है इस कंपनी का अब? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल्स तो एक बड़ा सेगमेंट है जो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। आने वाले साल में भी हमको लग रहा है कि कम से कम 25-30% का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल मार्केट ग्रो करेगा। दूसरी बात, इनका जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में भी जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस भी ये बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में टाटा मोटर्स को सप्लाई करते हैं अपने कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बसें स्पेशली मेट्रोज में काफी बड़ी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी बड़ा बजट में एलोकेशन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ये भी एक बड़ा मौका है। और सबसे बड़ी बात, जो कमर्शियल व्हीकल की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है जो अभी तो ऑप्शनल है, यहाँ पे अनुमान है कि कम से कम आने वाले 2-3 साल में 35 लाख के ऊपर जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल व्हीकल और ट्रक्स है, गाड़ियां जो रास्ते पे है, उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को काफी बेनिफिट मिलेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। सेक्टर यूजर जो कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ पे सारी जो पॉजिटिव्स है वो अभी भी स्टॉक प्राइस में पूरी तरह से हमको लग रहा है फैक्टरी नहीं हो चुकी है और नतीजे 13 को है। और दूसरी एक अच्छी खबर जो आई है बहुत समय के बाद कि इन्होंने अपनी एक नॉन कोर एसेट को मोनेटाइज करने का फैसला किया है। ऑलरेडी एक्सचेंज पे अभी नोटिफिकेशन आया है कि इन्होंने कोई ASB ग्रुप के साथ एक करार किया है और टर्म शीट फाइनल होने वाला है। तो पूरा शेयर ये बेचने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इनको कैश मिलेगी और वो कैश से वो अपना कर्जा भी कम कर सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल से मार्केट ने शायद पूरी तरह से अभी डिस्काउंट नहीं किए। मेरे ख्याल से एक आध महीने में डील फाइनल होने के बाद, पूरी तरह से पुष्टि मिलने के बाद स्टॉक में और थोड़ी तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है सर, ये जो आप वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं ना कि इनके पास कुछ सब्सिडरीज हैं, कुछ लैंड बैंक भी हैं, मेरा अगला सवाल इनफैक्ट उसी के ऊपर था कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है और कुछ सब्सिडरी कंपनियों में भी ये कंपनी कारोबार करती है जिसमें जिस पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं उसमें ई साइकिल्स है, इनका इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन वगैरह, ये कुछ सब्सिडरीज हैं जहाँ पे कंपनी खुद भी कोशिश कर रही है कारोबार को बढ़ाने की भी और उसके साथ साथ कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की भी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मोनेटाइजेशन और उसके साथ साथ वैल्यू अनलॉकिंग दोनों की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो अपसाइड है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक पूरी तरह से शेयर में डिस्काउंटेड नहीं है, तो अपसाइड की जो स्कोप है वो कितनी नजर आती है आपको? और किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया लेना हो तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के टारगेट क्या है आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से?
देखिए संदीप, टारगेट प्राइस बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने ई साइकिल्स अपने खुद के टेक्नोलॉजी से डेवलप की है। करीबन हम्म। 10,000 साइकिल सालाना ये बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और ई साइकिल्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो पोल्यूशन फ्री है और काफी मात्रा में ये समझते हैं कि आगे नंबर्स बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर लैंड डील की बात करें तो करीबन 113 एकड़ जमीन इनके पास चाकन में है, पुणे में, हम्म। हम्म। जिसमें से 102 एकड़ का जमीन ये लॉजिस्टिक पार्क बनाने में अभी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी वैल्यूएशन करीबन 150-200 करोड़ कंफर्टेबली आनी चाहिए। अभी कितने फाइनल प्राइस में ये डील होती है ये हमको बाद में पता चलेगा, बट हम्म। ये पैसा काफी बड़ा है कंपनी के साइज को देखते हुए। और ओके। सबसे बड़ी बात, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस साल मुझे लग रहा है कि कम से कम 675-680 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 25 करोड़ देखने को मिलेगा, जो पिछले साल मुश्किल से 8 करोड़ था। और अगले साल दैट इज FY 24 में होपफुली ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहता है तो कम से कम 35-40 करोड़ का बॉटम लाइन आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कंपनी में काफी ग्रोथ ट्रिगर्स है जो अभी तक प्ले आउट होने वाले हैं। और हम्म। अच्छी खासी कंपनी है, काफी पुरानी है, कस्टमर्स भी अच्छे हैं। तो हम्म। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड करीबन 185-186 आपको 12 से 15 महीने में मिलना चाहिए। ओके, तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। अगर इसी वित्त वर्ष की बात करें यानी कि FY 23 में, तो करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जो कि पिछले साल 8 करोड़ था, यानी कि 3 गुना के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो 35 से 40 करोड़ रुपए तक जो मुनाफा है वो बढ़कर जाता हुआ दिख सकता है। इसीलिए 12 से 15 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो अविनाश जी बता रहे हैं कि ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के स्टॉक में 185-186 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज की। अब जरा बाजार के ऊपर फोकस कर लेते हैं सर। बाजार अगर हम देखें तो पिछले 1.5 महीने में जहां हम 16,800 के आसपास निफ्टी को देख रहे थे, अब वो जो लेवल्स हैं वो बढ़कर 18,200 के आसपास पहुंच गए हैं। यानी कि लगभग 1.5 महीना भी नहीं बीता है और हम निफ्टी में हमने करीब 1400 अंकों के आसपास की रैली देख ली है। हालांकि इसमें एफपीआई की जो खरीदारी है उसका बड़ा हाथ है, पर ऐसा क्यों हुआ है ग्लोबल या घरेलू स्तर पर जिससे एफपीआई के रूप में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है? संदीप, मुझे लग रहा है कि देखिए बदलाव एक दो कारण से हुआ है। क्योंकि पहले तो ट्रेंड नेगेटिव था, लेकिन अभी पिछले 2 महीने में क्या हुआ है कि एफआईएस का ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो यूएस फेड में मोरलेस मार्केट ने वहां पे डिस्काउंट किए। हालांकि सभी हम्म। को पता है कि अभी करंट मंथ में 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो गया था। हम्म। दिसंबर और जनवरी तक ऐसा माना जा रहा है कि होपफुली ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक फेड की जो गवर्नर कर रही है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं लगेगी। इन्फ्लेशन भी मोरलेस पीक आउट हो जाएगा। रही बात इंडियन मार्केट्स की, तो हमने देखा है कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में काफी बेहतर है। हमारी इकोनॉमी करीबन 7-8% से ग्रो करने की क्षमता रखेगी हम्म। 2022 में। हालांकि यूएस, यूरोप, बाकी सारे एशियन इकोनॉमीज अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो ये बात शायद एफपीआई को पसंद आ रही है और इसीलिए काफी बड़ी मात्रा में पैसा इन्होंने काफी बड़े लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाया। मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स से ज्यादा अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस रहेगा और यही बात इन्वेस्टर्स को भी काम में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस होंगे हम्म। उसका नतीजा जो आएगा वो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे नॉर्मल रिजल्ट आता है, कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है, तो आपको हम्म। तेजी वापस पहले की जैसे देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी ये सारे कारण हैं जहां पे हमको लग रहा है कि देखिए इंडियन मार्केट्स में कंसोलिडेशन होगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अमूमन हम देखते भी हैं कि जब यूएस के जो मिड टर्म के इलेक्शंस के नतीजे आते हैं उसके बाद मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिलती है। और इस बार भी अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया तो अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि यूएस में बड़ी तेज़ी बन सकती है और उसके बाद फिर इंडियन मार्केट्स में भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। वैसे भी जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारतीय बाजारों पर जो रुख है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है ग्रोथ को लेकर। खासतौर पर जितना पोटेंशियल इंडियन मार्केट्स में है, इंडियन इकोनॉमी में है ग्रोथ को लेकर, उस लिहाज से एफआईएस का जो रुख है वो भारतीय बाजारों पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक और फैक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर वो है डॉलर इंडेक्स। उसमें हमने देखा कि हाल में बड़ी गिरावट आई है, अब ये 110 का जो स्तर है उसके भी नीचे फिसलता हुआ दिखा है। और केवल इस उम्मीद में कि फेड आगे ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं करेगा, यानी कि अब आधा % तक जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। जैसे आप भी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट होती हुई दिख सकती है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर? क्या दिसंबर से फेड के रुख में कुछ नरमी आ सकती है या दिसंबर में भी एक फिर से 75 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि जो दरें हैं उसमें फिर आधा % और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो डिसाइसिव नरमी है वो फेड के टोन में देखने को मिलेगी?
देखिए, अभी जो फेड का 75 बेसिस पॉइंट हाइक आया था, उसके बाद जो गवर्नर साहब की कमेंट्री थी वहां पे, उन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे चल के वो रेट को थोड़ा मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे। पर हम्म। उनका मानना था कि अभी इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, वो कितना कंट्रोल में आता है, कितना कम होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि आपने डॉलर इंडेक्स की बात की संदीप, तो हम्म। देखिए डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि एफआईज इंडिया में कितना पैसा यानी डॉलर्स लेके आते हैं। हम्म। इतना सारा पैसा आने के कारण डॉलर इंडेक्स में कटौती आ गई, और ये बात मार्केट्स को पसंद आ गई, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है हम्म। तभी काफी बड़ी मात्रा में एफआईएस के इन्फ्लोज मार्केट में आते हैं। तो मेरे जी। ख्याल से डॉलर इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी एफआईएस लेके आते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी गिरावट आती है या स्लो डाउन अगर आता है, जैसे 50 बेसिस पॉइंट अगर दिसंबर या जनवरी में आता है, तो ये बात मार्केट्स को बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगी, क्योंकि उसका मतलब साफ होगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है और उसके बाद ऐसे इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ेंगे नहीं। तो क्या इससे हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि इंडियन मार्केट जो है रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहे हैं सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स तो काफी तेजी से पिछले 1.5 महीने में भागा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगला साल जो बजट आएगा, इंडियन बजट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बजट इलेक्शन के पहले वाला बजट है, एक साल पहले का। तो अनुमान है कि बजट इस बार बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा। इंडस्ट्री एज वेल एज मिडिल क्लास या रिटेल को, सारे लोगों को खुश करने वाला बजट हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि बाजार का मूड जो है वो तेजी तक रहेगा। एटलीस्ट बजट के बाद हम देखेंगे कि क्या रवैया रहेगा, बट तब तक बाजार आगे तेजी से चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बाजार बजट जब तक आता है, क्योंकि ये बजट इस बार हो सकता है कि आम लोगों को, इंडस्ट्री को खुश करने वाला हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन से एक साल पहले का बजट है, तो उस लिहाज से यहाँ से लेके बजट तक बाजार में एक तेज़ी का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार में जो नए रिकॉर्ड हाइज़ हैं, जो फ्रेश हाइज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिट कर सकते हैं। चलिए, हमने ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ की बात कर ली, हमने बाजार की भी बात कर ली। अब जरा एक मनी 9 के सर्वे की ओर बढ़ते हैं। सर, मनी 9 ने देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया है, जिसमें हमने कमाई, खपत, सेविंग, निवेश और उसके साथ साथ कर्ज समेत कई तरह के आंकड़े सामने रखे हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं रखे हैं। क्योंकि आज हम शेयर बाजार पर फोकस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि इस सर्वे में चौंकाने वाला ये तथ्य पता चला है कि देश में निवेश करने वाले लोगों में से सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, बावजूद इसके कि देश में डीमैट अकाउंट्स की संख्या करीब 12.25 करोड़ के आसपास है। आपकी क्या राय है सर, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, आपका सर्वे ये क्लियरली बताता है कि इंडिया में इक्विटी ओनरशिप का क्या पोटेंशियल है। हार्डली 3% अगर पॉपुलेशन हमारा इंडिया का इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसका मतलब बाकी जो 97% है वो अभी भी ऑन द फेंस बैठे हैं कि इन्वेस्ट करे या ना करे। सबसे बड़ी दिक्कत तो फाइनेंशियल लिटरेसी है। लोगों को अभी पता नहीं है कि शेयर बाजार में कमाई कैसे होती है, इनके रिटर्न्स कैसे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफी कम रहा है। ज्यादातर पैसा हार्ड एसेट्स में जाता है, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है। तो स्लोली स्लोली मुझे लग रहा है कि अगले 5-10 साल में काफी बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में, कि ये जो 12 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स है, वो हो सकता है कि शायद 25 करोड़ डीमैट अकाउंट हो, और ये जो परसेंटेज है वो भी अच्छी तरह से मात्रा में बढ़े, क्योंकि इक्विटी ही ऐसा एक एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को एडजस्टेड रिटर्न्स देके अच्छी कमाई लोगों को लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो डेफिनेटली इक्विटी के लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि लॉन्गर टर्म में और इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए काफी बड़ी जगह है। ठीक है, तो इक्विटी के लिए इंडियन मार्केट्स में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ का, क्योंकि अभी भी करीब 12.25 करोड़ अगर डीमैट अकाउंट्स हैं, तो अगले 10 साल में अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि ये संख्या बढ़कर 25 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। और जो हार्ड एसेट्स हैं, जैसे गोल्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इसके मुकाबले अभी भी इक्विटी में जो रुझान है निवेशकों का, वो काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है जहाँ तक भारतीय शेयर बाजार की बात है। तो चलिए, ये तो बात हुई शेयर बाजार की, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ की और साथ ही साथ मनी 9 के सर्वे की। लेकिन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट में हमारे दर्शक जो हमें सवाल भेजते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक करके आपके सामने सारे सवाल रख रहा हूँ। सर, पहला सवाल जो हमें मिला है मुरादाबाद यूपी से काव्या जायसवाल ने हमें भेजा है व्हाट्सएप पर। उन्होंने इस साल फरवरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज के 20 शेयर खरीदे थे, 1632 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। हाल में दूसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद ये शेयर गिरकर 1200 रुपये के आसपास आ गया है, यानी काव्या जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि कंपनी ने हाल में पुणे में एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए
12 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसमें कंपनी को करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू की उम्मीद है। तो अब काव्या ये जानना चाहती हैं कि इस शेयर में उन्हें क्या करना चाहिए, आउटलुक कैसा है इस शेयर का, क्या घाटा लेकर निकल जाएं या अभी बने रहें? देखिए संदीप, पहली बात तो आपने सही कहा कि क्वार्टर 2 के नंबर्स बहुत ही खराब आ गए। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफे में लॉस आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट का जो अनुमान था उससे कहीं कम कंपनी ने मुनाफा दिखाया। अभी पहली बात तो ये मुनाफा ज्यादातर अदर इनकम से आया है, क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन थोड़ा सा वीक रहा है, प्लस थोड़े से इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, जिसका पूरी तरह से पास थ्रू इनको कस्टमर्स को करने को नहीं मिला। बट इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो अगले 1.5-2 साल के लिए मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। तो इनका नजरिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा 12 से 15 महीने का रखें। मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ अपसाइड जरूर आएगी, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है काव्या जी, आपको थोड़ा सा नज़रिया इस स्टॉक में बढ़ाना होगा। 1 से 1.5 साल का नज़रिया आप रखिए। आप चाहें, अगर आपके पास पूंजी है तो आप इन लेवल्स पे स्टॉक में एवरेजिंग भी कर सकती हैं। 12 से 18 महीने आप होल्ड कीजिए। एग्जीक्यूशन काफ़ी खराब रहा है इस तिमाही में, लेकिन आगे चलते हुए इनके पास ऑर्डर्स और जिस तरह की विजिबिलिटी, जिस तरह से एग्जीक्यूशन है, वो हो सकता है कि आगे चलते हुए इंप्रूव होता हो दिखे। दूसरा सवाल हमें दिव्या वर्मा जी ने भेजी हैं। ये धनबाद झारखंड की रहने वाली हैं। ईमेल पे हमें ये सवाल मिला है। उन्होंने इस साल अप्रैल में वेल्सपन इंडिया के 200 शेयर खरीदे थे। 95 रुपये का एंट्री प्राइस है। शेयर 160 से गिरता आ रहा है और अब 77 रुपये के आसपास आ गया सर। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा भी 96% घटा है। ऐसे में दिव्या इस शेयर में काफ़ी फंसी हुई दिख रही हैं। अब उन्हें करना क्या चाहिए, सवाल उनका ये है। देखिए, मुझे लग रहा है कि वेल्सपन इंडिया के नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। पिछले जून क्वार्टर में भी नंबर्स काफी खराब थे, और मुझे लग रहा है कि कम से कम आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए जो मार्जिन और नंबर्स होंगे वो थोड़ा खराब आने की उम्मीद ही है। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि इन्होंने 95 में खरीदा है, अभी करंटली वेल्सपन 77 है। तो ये अगर चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में स्विच कर सकते हैं। बैंकिंग में रुझान बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अच्छा विकल्प है, जैसे फेडरल बैंक है जो करीबन 125-130 चल रहा है। यहाँ पे अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करती है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम साल भर में या 12 से 15 महीने में इनको करीबन 170-175 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अपना पैसा जो भी ये शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम जो भी लॉस उन्होंने रिकवर किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी, और अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तो स्विच करने की राय रहेगी और वेल्सपन से आप निकल जाए। ओके दिव्या जी, आपके लिए राय ये है कि आप ये जो वेल्सपन इंडिया जिसमें घाटा हो रहा है, इस घाटे को बुक कर लीजिए और इसकी जगह आप बैंकिंग शेयरों में, जहां पे बहुत अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो फेडरल बैंक का है। अगर आप इसे 12 से 15 महीने होल्ड करेंगी तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से आपका जो घाटा है वेल्सपन इंडिया का वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। उसकी भरपाई होने की उम्मीद आप करके चल सकती हैं। तीसरा सवाल हमें मिला है जम्मू से हरवंश पठानिया जी की ओर से। यूट्यूब चैनल पर आया हमारे। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में बिरला कॉर्प के 20 शेयर खरीदे थे। 1348 यानी 1348 रुपये के भाव पर खरीदे गए हैं ये शेयर। इसके बाद थोड़ी सी मजबूती के दौर के बाद ये शेयर लगातार उनके एंट्री प्राइस से नीचे ही है। अब तो ये शेयर 950 रुपये के आसपास आ गया है, यानी हरवंश जी को काफ़ी नुकसान हो रहा है इस शेयर में। आउटलुक कैसा है सर पूरे सीमेंट सेक्टर का और इस शेयर का यानी बिरला कॉर्प का? देखिए, बिरला कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो ईस्ट इंडिया मार्केट में काम करती है, और वहां पे माना जाता है कि सीमेंट के प्राइसेस काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड पे काफी कम प्लेयर्स ईस्ट इंडिया मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सारी सीमेंट कंपनीज को सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वार्टर में कॉस्ट के ऊपर हुई है। उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, पावर कॉस्ट देखिए या पेटकोक के प्राइसेस देखिए, तो काफी तेजी से ये बढ़े हैं, और इसका जो भरपाई है ये पूरी तरह से ना कर पाए। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ बिरला कॉर्प के लिए भी अच्छा है, इनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि देखिए, अगर ये कम से कम नेक्स्ट 12-15 मंथ्स का नजरिया लेते हैं, तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो सीमेंट भी का कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करिए और इसमें होल्ड करिए, इसमें अभी लॉस मत बुक करिए। मेरे ख्याल से ये शेयर बाउंस बैक होने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा टाइम देना जरूरी है। एक क्वार्टर के नंबर से आपको कोई कंपनी का रिजल्ट इवेल्युएट करना शायद ठीक बात नहीं रहती। तो कम से कम 6-12 महीने आप इसमें निवेशित रहिए, और ऑब्वियसली आपको आपका कॉस्ट प्राइस और अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन एक नजरिया कम से कम 12 to 15 मंथ्स का रखना जरूरी है।
ठीक है, तो बिरला कॉर्प के इस तिमाही के नंबर जरूर खराब आए हैं, लेकिन हरवंश जी आपके लिए राय है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 3-4 तिमाही के और रिजल्ट्स देखिए, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। नो डाउट ये तिमाही काफ़ी ख़राब थी, लेकिन आगे उम्मीद है कि जिस तरह से ये सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे लिंक्ड है, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर देखने को मिल सकता है। चौथा सवाल हमें मिला है चंडीगढ़ से जयंत जामवाल की ओर से। उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर ये शेयर किया है। उन्होंने इस साल फरवरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर खरीदे हैं। 2284 रुपये उनका एंट्री प्राइस था, अब ये 2600 रुपये के आसपास आ गया है। खबरों की बात करें तो कंपनी धड़ाधड़ खरीदारी करने में लगी है और खासकर रिटेल में काफ़ी मजबूत हुई है। खबरें ऐसी भी हैं कि अब ये सेमीकंडक्टर स्पेस में भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जयंत ये जानना चाहते हैं कि अब क्या रिलायंस में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या अभी थोड़ा और रुके, अपसाइड की गुंजाइश है इस शेयर में? और देखिए संदीप, पहली बात तो ये जो अभी रिलायंस इन्होंने खरीदा है, बहुत ही अच्छे एंट्री लेवल पे इन्होंने खरीदा है। और इनके लिए अच्छी खबर है कि रिलायंस ने अभी अनाउंस किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी एक ग्रुप कंपनी, वो अभी डीमर्ज हो जाएगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स में मिलेंगे। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअली जो टेलीकॉम के जो इनके कस्टमर्स हैं, जो करीबन 46 करोड़ कस्टमर्स है, उनको टारगेट करेगी और फाइनेंशियल सर्विसेज में उतरेगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड का कारोबार है, लेंडिंग का कारोबार है, ब्रोकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है। तो आने वाले 1.5-2 सालों में हमको लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छी बड़ी पोजीशन जमाने की पोटेंशियल रखता है। तो अभी तो मौका है कि आप इसको होल्ड करिए। मोटा मोटी हमको लग रहा है कि साल भर में आपको करीबन 3,000-3,100 का भी प्राइस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इससे एडिशनल फायदा शेयर होल्डर्स को होगा। तो होल्ड करिए और मेरे ख्याल से कम 12-18 महीने का व्यू लेके इसमें, उसके बाद अच्छी प्राइस मिलने के बाद इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है जयंत जी, आपको होल्ड करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर। अगर आप 1 से 1.5 साल होल्ड करते हैं तो 3,000-3,100 तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। आपका एंट्री प्राइस अच्छा है, नो डाउट आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अलग से डीमर्ज करके जिसकी लिस्टिंग होगी, उसके शेयर भी मिलेंगे, तो उसका भी फायदा होगा और शेयर प्राइस भी हो सकता है अगर आप होल्ड करें तो 3,000-3,100 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच अविनाश सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।